सो हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है करंट अफेयर मार्च की 2024 और ये है क्रॉनिकल की मैगज़ीन है। इसमें लगभग पूरे साल यानी कि 2023 की जितनी भी करंट अफेयर है पूरे साल की इसमें समाहित है। और इसमें जो मेन मुख्य टॉपिक्स हैं उनके बारे में टॉपिक वाइज दिया है। जैसे कि टॉपिक को डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्रम, कला और संस्कृति, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विधेयक एवं अधिनियम, योजना एवं कार्यक्रम, बैठक एवं सम्मेलन, रिपोर्ट एवं सूचकांक, राज्य घटनाक्रम, खेल घटनाक्रम, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्ध अभ्यास, पोर्टल एवं ऐप, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें एवं लेखक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विभिन्न देशों क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां और वन लाइनर जो करंट अफेयर होती है वो भी इसमें समाहित है। वो लगभग 142 से 170 पेजेस के बीच में है। और इस वन लाइनर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अवेलेबल हैं हो सकते हैं वो इस मैगज़ीन में समाहित है। तो हम आज इस सीरीज़ का शुभारंभ करने वाले हैं और इस सीरीज़ में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। लगभग ये 3 से 18 पेज के बीच में है। इसमें जितने भी पूरे साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी वो इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में नेशनल घटनाक्रम जो भी है करंट अफेयर का इसमें इंक्लूड है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसका जो पहला टॉपिक है ना वो है अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आप ये सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। तो 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश वी चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। पीठ के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था तथा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। 370 एक असममित संघवाद की विशेषता थी न कि संप्रभुता की। साथ ही यह संविधान की स्थायी विशेषता भी नहीं थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान को जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह कि ये 370 आखिर है क्या और क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 370 है जम्मू कश्मीर से रिगार्डिंग। 370 हमेशा सुनते थे आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 क्या है भैया, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अगर आर्टिकल 370 बात हो रही है, इसमें क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने क्या किया कि 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है बरकरार कि भैया ऐसा ही होगा। ठीक। और संविधान का जो निर्वाचन आयोग है ना, संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवा ले। पीठ ने 370 के बारे में ये बोला है कि संविधान 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी कि ये परमानेंट। आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं था, ये अस्थायी था तथा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। और 370 एक अस्थायी अनुच्छेद तो था ही था नहीं, और जम्मू कश्मीर के पास अपनी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब होता है कि उनके पास अपने शासन के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी। उनके इंटरनल मैटर में हम यानी कि भारत सरकार हस्तक्षेप पूर्ण तरीके से कर सकती थी। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में था, यानी कि संप्रभुता मतलब कोई भी बाहरी शक्ति का आधिपत्य ना होना, जबकि ऐसा जम्मू कश्मीर के पास नहीं था। और 370 क्या कहता है कि
सम्मित संघवाद की विशेषता थी, ना कि संप्रभुता की। साथ ही यह संविधान की स्थायी विशेषता भी नहीं थी। ये कोई संविधान की कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं थी। न्यायालय ने यह भी कह दिया कि भारतीय संविधान को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें जम्मू कश्मीर से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आर्टिकल 373 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370(3) के तहत एक शक्ति है, जिसके आधार पर वे एक तरफा अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया था। तो ये था पहला टॉपिक, यानी कि अनुच्छेद 370 उच्चतम न्यायालय, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि 370 और 35A, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त करने का जो सरकार का फैसला है उसको बरकरार रखा गया। और 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा को वहाँ चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। और 370 में ये भी प्रावधान किया गया है कि 370(3) के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो 370 को हटा सकता है, पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। न्यायालय ने ये भी कहा कि भारतीय सरकार के पास ये, अगर जम्मू कश्मीर में राज्य में लागू करने के लिए, यानी कि संविधान को अगर वह इम्प्लीमेंट करना चाहती है जम्मू कश्मीर राज्य में, तो उसके लिए बिल्कुल भी राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये तो हुआ अनुच्छेद 370। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक को लेके, फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार। अब इसे पढ़ते हैं, इसमें आखिर है क्या। 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत। अच्छा, अब ये बता देती हूँ कि फास्ट ट्रैक विशेष अदालत का मतलब ये समझिए कि हमारी न्यायालयों के पास ना बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि कोर्ट में फैसले इतने हैं, सुनवाइयाँ इतनी हैं, टाइम इतना है नहीं। तो इसके लिए ना छोटे छोटे फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं। फास्ट ट्रैक से जैसे मतलब समझ में आ रहा होगा आप सभी को, जल्दी से जल्दी केस को सुनना और उनका निपटारा कर देना। तो ये है फास्ट ट्रैक विशेष अदालत। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जिस क्षेत्र के रिगार्डिंग जो भी केसेस होंगे ना, उसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसे बोलते हैं कि केंद्र की प्रायोजित योजना, प्रायोजित सेंट्रल CSS करके इसको बोलते हैं, को जारी रखने को मंजूरी दी गई है। यानी कि आपको क्या करना है कि अब 1 अप्रैल से 2023 से 31 मार्च 2026, यानी 2023 से 2026 तक के लिए ये फास्ट ट्रैक वाली योजना लाई गई है। ठीक है, और इसमें 1952.23 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय शामिल होगा, यानी कि कुछ केंद्र सरकार इसमें पैसे भी देगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग 1207.24 करोड़ का होगा। केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है। यानी कि केंद्र सरकार इसमें जो पैसे, टोटल जो अमाउंट होगा ना पैसे के, वो 1952.23 करोड़ रुपए है। वहीं जिसमें जो केंद्र का हिस्सा है ना, वो 1207.24 करोड़ रुपए है, जिसमें जो केंद्र का हिस्सा आएगा ना, वो निर्भया पोषण फंड से किया जाएगा। जो मेन बात रखने वाली चीज़ है ना याद, वो निर्भया पोषण फंड है, वो आप ये लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। जो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय केंद्र की जो योजना है ना, 2019 से शुरू की गई थी। ये न्यायालय देश के दूर दराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों के समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करते हैं। बेसिकली जितने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले हैं ना, उन केस में जल्दी से जल्दी निपटारा करने, उन पे फैसला देने, उन पे कार्रवाई करने के जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है केंद्र सरकार का ये इनिशिएटिव है। यानी कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार कार्य करेगी और केंद्र शासित प्रदेश में तो सरकार काम करेगी। ठीक है, तो 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया। टोटल हमारी कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं। तो जिसमें तो टोटल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया। ठीक है, और 414 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 761 FTSC, यानी कि
फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। इसमें ये जो मेन याद रखने की चीज़ है ना आपको, कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया। 414 इसमें पोक्सो अदालतों को आपको याद रखना है, विशिष्ट पोक्सो अदालतों, और 461 लगभग जो है आपको ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, जिन आप पोक्सो अदालतों भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आपको डेटाबेस ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि विशिष्ट पोक्सो अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें सम्मिलित है कि नहीं है इस योजना में। ठीक है, तो आपको विशिष्ट पोक्सो अदालत भी याद रखना है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। लगभग 1,95,100 जो मामले थे उनका निपटारण हो भी चुका है। इसे कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसे न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। अब इसी में अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो है राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। तो ये केस कैसे निकल के आता है? 10 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता। अच्छा, हमें याद रखनी है इसकी जो कितने सदस्य वाली है, ये है 3 सदस्य वाली पीठ है, और जो 370 आर्टिकल था उसमें 5 सदस्य वाली पीठ थी। ठीक है, और ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ पंजाब सरकार की याचना पर दिए गए अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को बिना किसी कार्रवाई के अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मतलब कि पंजाब सरकार ने याचिका की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था, अपने ही राज्यपाल के खिलाफ की थी, कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ क्या की थी? ये की थी कि भैया ये राज्यपाल हैं, ये हमारे जो विधेयक हमने दोनों सदनों से या अपने एक सदन से पास कर दिया है, अपने विधानमंडल से पास किया है राज्यपाल की अंतिम मंजूरी के लिए, लेकिन इन्होंने तो इस पर कोई कार्रवाई की नहीं और अनिश्चित काल के लिए स्वतंत्र रख लिया। तो चंद्रचूड़ जी ने 3 सदस्यीय अपनी पीठ में यही निर्णय दिया कि ये ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 200 राज्यपाल को विधेयक पर 3 विकल्प प्रदान करता है। अभी आपको आर्टिकल 200 यानी कि 200 याद करने हैं, और ये राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्तियों से संबंधित है। वो क्या कहते हैं कि प्रस्तावित कानून पर या तो सहमति करेंगे, या सहमति को रोक देंगे, अथवा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करेंगे। यानी कि क्या होगा, आपको कार्यवाही तो करनी है, आप तो या तो हाँ कर दो भैया 200 के तहत, राज्यपाल या तो विधेयक संबंधित शक्ति में या तो वो हाँ कर देंगे या ना कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे कि भैया ये तो हमने राष्ट्रपति जी को दे दिया, अब वो देख लें उन्हें हाँ करना है ना करना है, या संशोधन के लिए वापस करना है। ठीक, ये 200 के तहत ये जो अब आर्टिकल 200 है ना, आप ये ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब क्या है, अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल रोके गए विधेयकों को यदि वह धन विधेयक नहीं है, संशोधन का सुझाव देने वाले संदेश के साथ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए यथाशीघ्र वापस भेज सके। अब क्या है, यदि वह धन विधेयक है तो राज्यपाल को हाँ ही हाँ बोलना पड़ेगा, उस पर चुपचाप सिग्नेचर करेगा, उसे धन विधेयक को पारित कर हुआ मान लेगा। ठीक, माना जाएगा। लेकिन अगर वह धन विधेयक नहीं है तो क्या होगा, या तो वह हाँ करे कि भैया हमने सिग्नेचर कर दिए, आपका जो भी विधेयक था वो पारित हो गया, या ना करे कि नहीं भैया नहीं हमें नहीं करना, या राष्ट्रपति को दे दे लेकिन कुछ ना बोले कि बस रख लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे ये बताना होगा कि भैया इसमें ये संशोधन कर लो, और संशोधन करने के बाद मतलब संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, सिर्फ आइडिया देगा, अपील कर देगा कि भाई तुम ये संशोधन कर लो, ये मुझे सही नहीं लग रहा, और पुनर्विचार कर लो एक बारी, तो वो वापस भेज देगा। लेकिन कुछ ना करे और चुपचाप अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित रख दे, वो उसके लिए उसके पास कोई भी संवैधानिक प्रावधान या शक्ति नहीं है। अब न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल एक मार्गदर्शक के रूप में विधेयक की संपूर्णता अथवा उसके किसी भी भाग पर पुनर्विचार की सिफारिश कर सकता है। मैंने कहा था ना कि सिफारिश कर सकता है, ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हें संशोधन करना ही करना है, आप भैया एक बार पुनर्विचार कर लो, वो एक आपको सिफारिश कर देगा तथा संशोधन की वांछनीयता की ओर भी संकेत कर सकता है। राज्यपाल क्या है, एक पथ प्रदर्शक है। अगर
विधानमंडल कोई गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है कि उसे लग रहा है कि नहीं यार इसमें कुछ मामला ठीक नहीं है, तो वो भैया वो कहेगा कि तुमने हमें विधेयक दिया, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, एक बार तुम देख लो फिर से, अगर तुम लोगों को उचित लगे तो कर देना, सही बात में तो सिग्नेचर हमें करनी ही करनी है। ये उसकी पावर है बस। हालांकि संदेश में निहित राज्यपाल की सलाह को स्वीकार करना अथवा नहीं करने का अंतिम निर्णय शक्ति केवल विधायिका में निहित है। यानी कि सिर्फ विधायिका यानी कि राज्य सरकार और राज्य सरकार की विधायिका विधानमंडल ही यह तय करेंगी कि उन्हें उस पर पुनर्विचार करना है या उन्होंने जो संशोधन के लिए सलाह दी है उसे मानना या नहीं मानना है। राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 10 नवंबर 2023 को भाई ये BY चंद्रचूड़ जी ने आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों को लेके पंजाब राज्य के तहत बनवारी लाल जी के खिलाफ जो भी याचिका थी उस पर अपना फैसला दे दिया और ये फैसला पंजाब सरकार के पक्ष में ही आया है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अब इसे समझते हैं भाई ये क्या है। पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये बड़ा समझने वाला, पहला है ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी चीज़ पहली आती है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को यूपी के साहिबाबाद में, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब रेल से संबंधित तो कुछ, इतना समझ लो भाई। वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम रखा गया नमो भारत। ठीक, प्रथम चरण में यहाँ रेल जाएगी, 17 किलोमीटर लंबी होगी और जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से 2 हाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। जो मेन चीज़ इसमें याद रखने की है ना वो क्या है, एक तो कहाँ इसका उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में। ठीक, क्या क्या, यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है और वंदे भारत की तर्ज पे इसका नाम क्या रखा गया, नमो भारत। इसका पहला चरण क्या था, 17 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, और कहाँ से शुरू होगा, गाजियाबाद से शुरू होगा, साहिबाबाद तक जाएगा। से दोहाईपो डिपो के बीच संचालित साहिबाबाद से गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। ये जो मेन बात रखने की है ना इसमें 2-3 ही है। एक तो क्या, गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसका उद्घाटन किया गया, 17 किलोमीटर लंबी है, नमो भारत इसका नाम है और गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोवाईपुर डिपो के बीच संचालित की गई। अब क्या मेन बात है इसमें, क्या होंगे, 5 स्टेशन होंगे, साहिबाबाद होगा, गाजियाबाद होगा, गुलधर होगा, दोवाई होगा और दोवाई डिपो होगा। सिंपल, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोवाई और दोवाई डिपो। ये लगभग 17 किलोमीटर की रेल यात्रा, लेकिन बहुत हाई स्पीड है। ठीक है, क्षेत्रीय इसीलिए क्योंकि भाई 17 किलोमीटर इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय सेवा बहुत लंबी तो नहीं होगी ना, जो अपना मेन आसपास का क्षेत्र है उसे कवर कर ले, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोवाई और दोहाई डिपो। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की क्या रखी गई, आधारशिला। इस महत्वपूर्ण बात को याद रख लेना भाई। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। अब जो मेन चीज़ याद रखने की है भाई, ये इसका संचालन कौन कर रहा है। एक तो पहली है, ये बात हमें मालूम है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और संचालन जो कर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है भाई साहब NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्यों भाई, क्यों ये कैपिटल रीजन वाला NCRT, इसमें क्या है ये मामला। एक्चुअली में जो आसपास का एरिया है ना वो आप देखेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला है, जो NCR है ना दिल्ली NCR का लगभग वो एरिया है। इसीलिए इसका जो संचालन कर रहा है वो भी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर रहा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये याद रखने की है। चलिए, इस प्रकार से हमारे ये 1 2 3 4 टॉपिक हमारे इसके कवर हो चुके हैं। अब हम पेज नंबर 4 की करंट अफेयर को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। अभी नवंबर में हुए थे, 7 से 30 नवंबर में। और वो 5 राज्य थे: एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। ठीक, विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें 4 राज्यों के नतीजे आ गए थे 3 दिसंबर को, और मिजोरम का जो था वो आया था 4 दिसंबर को। महत्वपूर्ण पता है क्यों है? इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं? इनमें विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, कौन मुख्यमंत्री बने, किस पार्टी की सरकार आई, कितनी विधानसभा सीटें थीं, किस दल ने बहुमत प्राप्त की, और जो मेन होता है अध्यक्ष पद किसको मिला, और कौन सी भी, मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए वो अब 16वीं विधानसभा होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ना विधानसभा चुनाव में, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है अक्सर एग्जाम में। तो जब यूपी आरओ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और आरओ के अलावा यूपी पीसीएस अगर मार्च में अगर एग्ज़ाम होता है, तो संभवतः एक क्वेश्चन इस पूरी इसमें से एक क्वेश्चन तो लगभग आ सकता है। इसीलिए इस पर बड़ा फोकस करिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, तो एमपी की बात करेंगे। अच्छा, कौन से 5 स्टेट हैं जिनमें चुनाव होता है, पहले ये देख लो भाई। एक तो सबसे पहले एमपी में हुआ, एमपी के बगल में ही राजस्थान था, उसमें हो गया। एमपी के आसपास ही छत्तीसगढ़ है, वहाँ हो गया। जब हम थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो तेलंगाना हो गया। तेलंगाना के बाद हम जब नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, सॉरी ईस्ट में जा रहे हैं, तो हम मिज़ोरम में देखते हैं। मिज़ोरम कहाँ है? नागालैंड के नीचे मिज़ोरम, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है मिज़ोरम। हाँ, मैं नमामि कैसे याद करती हूँ? नमामि का मतलब नागालैंड, मा का मतलब मणिपुर, और मी का मतलब मिज़ोरम, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश की लगभग सीमा से टच कर रहा होता है। ठीक है, और मिज़ोरम के पास है त्रिपुरा, मुझे इतना याद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव 13 दिसंबर। ठीक है, अब रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक, रिज़ल्ट आ गए हैं, मतलब कि हम चुनाव के बाद जो परिणाम आ चुके हैं उसके बाद की बात करेंगे कि किसकी पार्टी बनती है, कौन हमारे एमपी के सीएम हुए, कौन राज्यपाल बने, क्या 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 हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो एमपी की बात कर लें तो 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मूंगू भाई छगन भाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब ये बात करूँ कि एमपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने इनको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई। और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन भी अगर घुमा के पूछना चाहता है तो पूछ सकता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट कंपटीशन में भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला आपको याद रखने हैं, पर मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल मूंगा भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, अब आ जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा चुनाव हुआ? 16वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं। अध्यक्ष कौन है? स्पीकर कौन है? ये याद कर लेना, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मूंगा भाई छगन भाई। और जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ला उनके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 163, कांग्रेस को 66 और अन्य को 1 सीट मिली। यानी कि किसकी पार्टी है? बीजेपी की पार्टी है, यानी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, एमपी में आई है। अब आते हैं हम राजस्थान की बात करें तो 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान में राज्यपाल कौन है? कलरराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, और ये भी भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार इस राज्य में भी आई है।
और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने, अब इनके राज्यपाल क्या हैं, कलराज मिश्र, उनके को याद है मंगू भाई छगन भाई, यानी कि एमपी के मंगू भाई छगन भाई और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। भजनलाल शर्मा इनके, भजनलाल शर्मा कौन थे, राजस्थान। भजनलाल कैसे याद करेंगे, राजस्थान से, राजस्थान में भाई भजन किया किसने, भजनलाल शर्मा जी ने, कि हे प्रभु मुझे राजस्थान में कैसे भी करके या मुख्यमंत्री बना दो, तो उन्हें 14वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई। किसने दिलाई, कलराज जी ने, यानी कि भजनलाल शर्मा जी ने भजन किया और कलराज जी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में तो इतने कलर खिल गए कि कलराज मिश्र जी ने उन्हें भैया एमपी यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। अब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी 2 उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। वरिष्ठ विधायक जो इस पार्टी के राजस्थान में वरिष्ठ विधायक हैं, कालीचरण सर्राफ को राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ठीक है, और भाजपा को 115 सीट मिली। इस तरीके से बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अब आओ छत्तीसगढ़। 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल